गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 88 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम अपना रेलवे का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आज का सेशन हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ अपने पास 2 दिन बचेंगे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर चल रहा था अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चैप्टर चल रहा था अपना चाल, समय और दूरी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। पीडीएफ की क्लास की लिंक प्लस पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप एग्जाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखो, जो कुछ भी आपको पढ़ाया है अभी तक, उसको थोड़ा सा रिवाइज अगर हम लोग करें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के अंदर, तो इनिशियल लेवल पर एक तो आपको ये सीखना था, ये फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू में क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां पर आपके पास कुल मिलाकर 3 संभावनाएं थी, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। एक केस ऐसा हो सकता था जिसमें टाइम आपका फिक्स है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के, कि भाई स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा तय होगी, स्पीड कम है तो डिस्टेंस कम तय होगी। एक रिलेशन ये देखा था कि कुछ केसेस में सबसे ज्यादा ये काम आता है कि डिस्टेंस आपकी फिक्स है, तो आप कह सकते हो स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम लिखा जा सकता है। एक केस ऐसा भी आ सकता है जहां पर स्पीड फिक्स हो तो टाइम को इधर घुमा लो, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टाइम प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका यूज कैसे करना है, इस पर बेस्ड हमने कई सारे सवाल कर दिए थे। उसके बाद आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप जो 18 की टेबल है उसे अच्छे से ध्यान करेंगे। रीजन सिंपल सा उसका, जैसे आपको स्पीड दे दी जाती है 144 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको नीड हुई मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता तो है कि 5/18 गुणा करोगे, लेकिन वो अगर आपको काटना आता, 18 की टेबल आएगी तो इजी वे में कटिंग कर दोगे। 18 8 144 होता है, तो 8 गुणा 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस चैप्टर में अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको 18 की टेबल आनी चाहिए। फिर हमने एक देखा था कन्वर्जन, कि भाई स्पीड कई बार आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, हमें नीड पड़ती है कि इसे हम लोग कन्वर्ट कर ले जाए मीटर पर सेकंड में। इसका कंक्लूजन निकाला था और फाइनली रिजल्ट क्या था कि जब भी कभी आप स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या मानते थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x गुणा में 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 3600 सेकंड, 2020, 2 से काटोगे 10 को 5 आएगा, 18 को काटोगे 36 को काटोगे आपका 18। तो क्या कंक्लूजन था, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का। और अगर यही बात इस फॉर्म में दे रखी है कि आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में है, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या था, यहां से यहां गए 5/18 गुणा, डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, अपना 18/5 का। क्लियर है। इसके बाद एक और जरूरी बात थी अपनी स्पीड एवरेज। स्पीड एवरेज की अगर हम लोग बात करें, अगर आपका टाइम सेम है, मतलब यात्रा के आधे समय ये स्पीड है, यात्रा के आधे समय ये स्पीड है, तो अगर पहले केस में स्पीड अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे केस में स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब स्पीड एवरेज क्या आएगी, a + b / 2। ये कब है, जब आपकी जर्नी जो है उसको हाफ टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। इस पर कोई सीधे सीधे सवाल आ सकता है, बस इसका और ज्यादा कोई यूज नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जब हमें स्पीड एवरेज निकालनी होती है, कौन से केस में, आधी दूरी इस स्पीड से चल रहा है, आधी दूरी इस स्पीड से चल रहा है। जैसे वो सवाल भी हमने किया था ना, कि जैसे राधा घर से ऑफिस किसी स्पीड से जाती है, फिर ऑफिस से वापस घर किसी पर्टिकुलर स्पीड से आती है, तो उस केस को करने के 2 तरीके थे, कि आप चाहें तो उसे रेशियो से कर लें, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग इस स्पीड एवरेज के बेसिस पर कर लें। इससे करते थे तो सवाल अपना तुरंत हो जाता था। रेशियो हालांकि सीख रहे हैं क्योंकि उसका यूज भी है, लेकिन स्पीड एवरेज का जिस बच्चे को यूज करना आता है, इसका मतलब उसके लिए काफी सारा काम आसान हो जाएगा।
जब हाफ ऑफ जर्नी की बात होती है तब स्पीड एवरेज कैसे निकलती है? ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये कौन सा केस था भाई? हाफ जर्नी, आधी यात्रा। यहां तक हमने पढ़ लिया था और कई सारे सवाल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर अपना सवाल नंबर 1671, क्वेश्चन नंबर 1671। वैसे तो 1671 और 72 आपको दोनों के दोनों ही होमवर्क दिए गए थे, आई होप आपने कर भी लिए होंगे। यहां से हम लोग बातों को स्टार्ट करते हैं। देखना जरा इसने क्या कहा इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1671। इसने कहा कि दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं। स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यात्रा के दौरान 15 मिनट कर देना, ये मिनट नहीं है, 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ए और बी के बीच की दूरी। पहले तो थोड़ा सा माइंड मैप बनाओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये स्थान ए है आपके पास और यहां से इनको जाना है इस तरफ, कौन से स्थान पर? बी पर, प्लेस ए से प्लेस बी। एक आदमी आपके पास एक्स है, एक्स की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है भाई? यहां पर एक्स की स्पीड आपको दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की स्पीड आपको दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, ये लगातार चले तो आपको पता है कि वाई की स्पीड ज्यादा है तो बी पर पहले पहुंचेगा, नॉर्मल सी बात है। इसने एक छोटी सी बात और कही कि यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई, इसका मतलब यात्रा के इस यात्रा ए से बी तक की जो जर्नी तय कर रहा है उसमें 15 मिनट वाई कहीं रुक जाता है, एक्स से 10 मिनट पहले भी पहुंच जाता है इसके बावजूद भी। तो एक बात बताओ मुझे, यहां से यहां तक जाने में अगर मैं कहता हूं कि वाई को टाइम लगता है कितना? टी, ठीक है। यहां से यहां जाने में वाई को टाइम टी लगता है तो एक्स को कितना लगेगा? तो आप कहेंगे कि भाई टी के अलावा क्या है? 10 मिनट लेट पहुंचा है ना, 10 मिनट लेट पहुंचा है टी के बाद, वाई के बाद, और प्लस जितनी देर वाई रास्ते में रुका हुआ था उस दौरान भी तो ये चल रहा था। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। हमने क्या कर लिया, ए से बी तक अगर वाई लगातार चल के जाए, रास्ते का रेस्ट हम लोग हटा रहे, ये एग्जामिनर इसलिए डालता है कि बच्चा कंफ्यूज हो कि यहां पर अगर हम लोग माने कि वाई ए से बी तक अगर लगातार, ये कौन सा केस है? नॉन स्टॉप। अगर ए से बी तक वाई लगातार चलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा। ये मान लो ए से बी तक चला गया, इसने रास्ते में 15 मिनट रेस्ट भी किया था, ये पहुंच भी चुका है, उसके 10 मिनट बाद कौन आता है? एक्स। तो एक बात बताओ, वाई अगर लगातार चलता तो उसे टी टाइम लगता, ये हमने मान लिया। एक्स कितनी देर चला, थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाएं। तो देखना 15 मिनट जब इसने रेस्ट किया तब वो चल रहा था, जब वाई लगातार चल रहा था तब भी एक्स चल रहा था। ये पहुंच गया और उसके 10 मिनट बाद आया, इसका मतलब इसे 10 मिनट एक्स्ट्रा भी चलना पड़ा। तो ऑल ओवर अगर वाई आपका लगातार टी टाइम लेता है तो एक्स कितना लेगा? टी प्लस 25 मिनट। ये इंपॉर्टेंट बात है। या फिर एक तरीका और बताता हूं मैं, ऐसे नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो ये मान लो कि ए से बी तक वाई लगातार चल के चला गया, टी टाइम लगा। अब ये रास्ते में 15 मिनट रुका था, रास्ते में मत रोको इसे, अंत में जाकर 15 मिनट रुक गया और इस रुकने के बाद भी 10 मिनट और उसके बाद ये आता है, तो इसका मतलब एक्स को टाइम कितना लगेगा? 15 और 10 25 मिनट, टी से ज्यादा। चलो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो एक बात बताओ, इन दोनों ने जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम ही कवर की है। यहां से देखना इसकी स्पीड 8 है और इसका टाइम कितना है? टी, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम भी हम घंटे में मान लेते हैं। यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग यहां से टाइम लेते हैं टी प्लस 25 मिनट तो मामला बिगड़ जाएगा। टी हमने घंटे में मान रखा है टाइम, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी प्लस 25 बटा में 60, कन्वर्ट कर लो 25 डिवाइड बाई 60, 5 से कटा 5/12 आ गया निकल के। किसको बताता है? डिस्टेंस को,
क्योंकि सेम डिस्टेंस x ने कवर की है, सेम डिस्टेंस आपकी y ने कवर की है। इससे हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो देखना जरा, ये इससे कटेगा 3 बार और ये इससे कटा 4 बार, 2 से काटा, 4t इंटू 3t इधर आ जाएगा t की वैल्यू, 3 गुणा में 5/12, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5/4r। आपसे पूछा क्या है, स्थान a और b के बीच की दूरी। देखो a से b तक अगर y लगातार चले तो उसे टाइम कितना लगता है t, और स्पीड y की कितनी है 8, तो ये दूरी तय करेगा लगातार नॉन स्टॉप, बीच में रुका है उसको हटा दिया, इसीलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो a से b तक की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो 5/4 घंटे में पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। सवाल का लेवल हमने बढ़ाया है बिल्कुल यहां पर। क्या एग्जाम में ये सब मामला करने की नीड थी? नहीं, ये सब अनवांटेड है। क्या करते, x ने भी दूरी बराबर तय की है और y ने भी दूरी बराबर तय की है, तो यहां से डिस्टेंस हमारी क्या है, दोनों ही केसेस में फिक्स। डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या है, स्पीड इंटू में टाइम, 8 की स्पीड टाइम t लगा, किसके लिए, y के लिए। x की बात करें, स्पीड 6 है, टाइम t तो लगा ही लगा, इसके अलावा 10 मिनट और 15 मिनट, 25 मिनट लगे, 25 बटा में 60 करोगे 5 और 12, 5/12 लिखा। सोल्व किया, t की वैल्यू 5/4। अब ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है, कोई एक निकाल दो भाई। a से b तक की दूरी 8 गुणा में 5/4, तो इसका मतलब ये आपको वैसे ही साफ साफ दिख रहा है कि इसको आप डील कर सकते हैं। तो एग्जाम में इतना ही पार्ट लिखना था, इतना लिखने से ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। चलो भाई, बात समझ आ गई होगी, आपका वैसे होमवर्क था। अगला सवाल देखना जरा, सवाल नंबर 1672। देखो, 2 कार A और B दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए रवाना होती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। मतलब जो पहले गई है वो 40 की स्पीड से है, बाद में गई है वो 50 की स्पीड से, बाद वाली फास्ट जा रही है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी? 2 कार आपके पास, पहले तो बात को समझो, हो क्या रहा है, ये हमारे पास है दिल्ली और यहां पर हम लोग मान लेते हैं शिमला, ठीक है। अब देखो, पहले वाली जो है वो कितने बजे गई है, 8:30 बजे। दूसरे वाली कितने बजे चलेगी भी, 9 बजे। पहले वाली 8:30 बजे चली और दूसरी चलेगी 9 बजे। अब जो ट्रेन शुरुआत में 8:30 बजे चली है, 9 बजे के लगभग वो यहां पहुंच जाएगी, मान सकते हो ना, यहां से यहां 8:30 से 9 बजे तक इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे कि भाई 40 की तो इसकी स्पीड थी और आधे घंटे ये चल चुकी है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कितनी दूरी कवर कर चुकी है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब इस ट्रेन ने 20 किलोमीटर का गैप क्रिएट कर दिया है। कितने बजे? 9 बजे। अब देखो, 9 बजे के बाद आपकी स्पीड रिलेटिव काम करना स्टार्ट कर देगी। स्पीड रिलेटिव कब काम करती है? जब दोनों ही चीजें आपकी चल रही हो, या तो एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, या आमने सामने चल रही हो, या विपरीत दिशा में, ऐसे भी हो सकता है। तो 9 बजे स्पीड रिलेटिव काम में आएगी। एक कार आपकी आगे जा चुकी है, एक अब 9 बजे पीछे से स्टार्ट होगी। अब कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब एक बात बताओ, इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना है, 20 किलोमीटर। इस गैप को क्या करना, हमें 0 मिलने का मतलब यही तो होगा। कितने बजे? तो टाइम बराबर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रिलेटिव। तो टाइम बराबर दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 किलोमीटर। दोनों की स्पीड रिलेटिव क्या होगी, 50 - 40। इसको थोड़ा सा समझना, ये क्या मामला है। देखो, मामला सिर्फ इतना सा है कि यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। अगर मैं 9 बजे से 10 बजे तक की बात करूं तो ये वाली जो ट्रेन है ये कितने किलोमीटर चल लेगी, आगे वाली 40 किलोमीटर चल लेगी, 10 बजे यहां पहुंच जाएगी। पीछे वाली ट्रेन होगी वो क्या होगी, 9 बजे से 10 बजे तक चलेगी, 20 किलोमीटर ये हो गया, 50 इसे टोटल चलना है क्योंकि बाद वाली की स्पीड ज्यादा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 तय करने के बाद भी वो क्या करेगी, कुछ दूरी और तय कर लेगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। अब देखना जरा, ये टोटल दूरी 60 किलोमीटर बन रही है, यहां से यहां तक ये 50,
तो अब ये वाली ट्रेन यहां पहुंच गई, आगे वाली यहां। इन दोनों के बीच का गैप कितना बचा है भाई? इन दोनों के बीच का गैप बचा है सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। कैसे? पहले गैप 20 किलोमीटर का था, अब एक आगे वाली ट्रेन 40 गई, ये 50 आई। अगर आगे वाली भी 40 चलती और पीछे वाली भी 40 ही किलोमीटर चलती तो गैप कभी एक दूसरे को जीवन में ही नहीं पकड़ पाती, क्योंकि 20 किलोमीटर का गैप था वो मेंटेन रहता। आगे वाली 40 चली, पीछे वाली 40 तो चली, उसके अलावा 10 और चल गई एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब इसने 10 किलोमीटर गैप को क्या किया? मेंटेन किया। अगले घंटे वो 40 चलेगी, गैप 10 का ही मेंटेन है, 10 का गैप मेंटेन है, 40 वो चल रही, ये वाली पीछे से चली आ जाएगी। तो भविष्य में हम लोग कभी भी इनको इस हिसाब से डील नहीं करते हैं। सीधा सटीक लॉजिक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे मेंटेन होगी? ज्यादा वाली स्पीड से कम वाली को लेस कर दिया, मामला शांत हो गया एकदम। चलो स्पीड रिलेटिव को चलो फिर भी एक और प्रयास करूंगा किसी और सवाल के अंदर इसको एक्सप्लेन करने का। देखना 20 किलोमीटर का गैप है, आगे वाली 50 जा रही है, आगे वाली 40 की स्पीड से जा रही है, पीछे वाली 50 की, तो 10 किलोमीटर का गैप कवर हो रहा है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 20/10 कितना टाइम लग गया? 2 घंटे। कब से बात है ये? 9 बजे से आपकी स्पीड रिलेटिव काम कर रही है, इसका मतलब 11 बजे एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है वो स्थान दिल्ली से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड देखो, इसी ट्रेन को टारगेट कर लेते हैं। 9 बजे ये चली, इसकी स्पीड कितनी थी? 50। 2 घंटे बाद इसने इसको पकड़ लिया, तो कुल मिलाकर के दूरी कितनी तय हुई? 100 किलोमीटर। क्लियर है? स्पीड रिलेटिव में ध्यान रखना, जब दोनों ही जो है आपकी वस्तुएं या जो भी हैं, कार है, ट्रेन है, एक ही तरफ जा रही है, तो दोनों का अंतर लिया जाता है। एक दूसरे की तरफ या तो ऐसे हैं, या फिर ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, मतलब दोनों, ये तो सेम डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या होता है? स्पीड रिलेटिव S1 + S2 लिखा जाता है। ये इतना सा लॉजिक है, इसको एक नोटबुक के ऊपर आप 50-40 का लॉजिक लगा करके समझ सकते हैं। क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे समझ के करने लग गए तो काम थोड़ी ना चलेगा। देखो आपको ये पता चल गया कि पीछे वाली ट्रेन फास्ट चल रही है तो उसको पकड़ लेगी, अगली 40 किलोमीटर चल रही है, पीछे वाली 50 किलोमीटर, तो हर घंटे गैप कितना हो रहा है कम दोनों के बीच का? एक ने 50 तय की, एक ने 40, 10 किलोमीटर, जो कि क्या है? स्पीड रिलेटिव। 9 बजे से अगर हम लोग बात करें तो देखो कॉमन सेंस लगाते हैं आप, पहली ट्रेन 8:30 से चली, 9 बजे तक कितनी दूरी तय की? 40 के हिसाब से आधे घंटे, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जा चुकी है, अब स्पीड रिलेटिव 9 बजे से काम करेगी, ये इधर, ये भी इधर, 50 - 10, तो टाइम कितना आ गया भाई? 2 घंटे। 2 घंटे बाद पकड़ लेगी, एक काम कर लिया। अब देखो जो बाद में ट्रेन चली थी वो पकड़ रही है इसको 2 घंटे में, तो बाद वाली की स्पीड कितनी है? 50, और टाइम कितना है? 2, तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी है? 100 किलोमीटर। दिल्ली से वो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, एग्जाम में बस इतना सा मामला करना है, चीजों को डिटेल में जरूर समझे। अब यहां पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं स्पीड रिलेटिव को फिर रिलेट करवाता हूं। देखो यहां से एक वस्तु या एक कार इधर जा रही है, एक कार आपकी इधर जा रही है, इसकी स्पीड मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे के बाद इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। दोनों यहीं से चली थी, एक इधर और एक इधर। दूसरे घंटे ये दूरी कितनी चलेगी? 30 किलोमीटर, और ये कितनी दूरी चलेगी? 20 किलोमीटर। तो 2 घंटे के अंदर इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 30-20 50, 30-20 50, 50 गुणा में 2। ऐसे ही 3 घंटे में कितना? 50 गुणा में 3, 30 वो चल जाएगी, 20 ये चल जाएगी। तो आप एक्चुअल में देखते हो तो एक पॉइंट स्टार्टिंग में, दोनों पॉइंट यहीं थे। 1 घंटे के बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहली कार आपकी यहां पहुंच गई है, दूसरी यहां, तो अब इनके बीच की जो दूरी मेंटेन हुई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। अगले घंटे में ये वाली आपकी यहां पहुंच गई है और ये वाली आपकी यहां पहुंच गई है, तो इसने भी 30 चला, इसने 20 चला, लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या है, बार बार इतना दिमाग नहीं लगाया जाता। आपको पता है दूरी बढ़ा रही है, पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब पहले वाली ने 30 की स्पीड मेंटेन की, दूसरी वाली ने 20 की मेंटेन की, तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू में टाइम।
30 गुणा 1 और 20 गुणा 1 50 किलोमीटर। तो बार बार आप ये 30 गुणा 1 20 गुणा 1 लिखने के बजाय लिख सकते हो 50 गुणा में 1, जो कि क्या है आपकी स्पीड रिलेटिव। जब चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो ये आपका ऐड हो जाता है। ऐड होने का रीजन, दोनों बिंदु पहले यहां थे, 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर, 2 घंटे बाद बीच की दूरी आपकी 100 किलोमीटर। दोनों आपस में एक दूसरे के बीच की दूरी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, इसलिए स्पीड आपकी ऐड होती है। यही मामला ऐसे होता कि इनके बीच की दूरी कितनी है 100, यहां है, ये इधर से बढ़ती, ये इधर से बढ़ती। एक केस हमने क्या डिस्कस किया, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऑपोजिट ही डायरेक्शन है। एक हो सकता है इधर आती, एक इधर आती, ऐसा भी हो सकता था। ये मामला हट जाता और ये ऐसे होता। तो ये पहले घंटे 30 चलती, ये 20 चलती, तो दूरी कितनी कम हुई 50। अगले घंटे ये 30 चली, ये 20 चली, 50। तो इसका मतलब इस गैप को भरने में दोनों का योगदान कितना है हर घंटे, 30 + 20 50। और अगर यही मामला एक ही डायरेक्शन में होता, एक आखिरी बात और समझ ही लो। अब जिस बच्चे की समझ आ गया होगा उसको तो लग रहा होगा यार ये मामला क्या चल रहा है, इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। ये ऑफलाइन में मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चे के दिमाग में तुरंत सेट नहीं होता। देखना, स्टार्टिंग में दोनों बिंदु आपके यहीं थे। पहले वाली 1 घंटे में कितनी चलेगी 30 किलोमीटर, दूसरी वाली 1 घंटे में कितनी गई 20 किलोमीटर। अब देखो पहले दोनों बिंदु यहीं थे, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी मेंटेन हुई है भाई, 10 किलोमीटर हुई है। कैसे, पहली चली 30 गुणा 1 और दूसरी चली 20 गुणा 1, लेकिन बीच का तो गैप इतना ही हुआ, तो आप लिख सकते थे 30 - 20 गुणा में 1। तो असल में यही क्या होती है आपकी स्पीड रिलेटिव। अगले घंटे क्या होगा, ये भी 30 चलेगी, ये 30 चल रही, ये कितना चलेगी 20 चलेगी। तो अब थोड़ा सा गौर देखना, ये चल गई कितनी 60 किलोमीटर और ये चली कितनी 20। एक चली 30 गुणा 2 और दूसरी चली 20 गुणा में 2। अब आपका एक बिंदु तो यहां है और एक आपका यहां है, इसके बीच का गैप आपको चेक करना है। तो ये गैप हो गया 60 - 40 20 किलोमीटर का। तो यहां से क्या किया जाता है, सीधे सीधे लिख लेते हैं 30 - 20 गुणा में 2। ये आपका स्पीड रिलेटिव इनटू में 2 लिखा जा सकता है। रट्टा इस बात का भी नहीं मारना है, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, जिसको समझ आती है उसको तुरंत की तुरंत ही समझ आती है, इतना समझाने की नीड भी नहीं पड़ती। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मान लो किसी बच्चे, कोई भी बच्चा इस चीज को रटने का ही प्रयास करे, तो भी वो एक बार ट्राई जरूर करे कि स्पीड रिलेटिव का एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं सवाल नंबर 1673 पर। क्वेश्चन नंबर 1673 देखना जरा। 1673 में ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। एक्स का मान क्या है। सवाल के लगा लेना भी 2 स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो बात को समझो, और इसका एक पैटर्न बनता है, उससे भी किया जा सकता है। एक्स और वाई देखना, एक्स से चलता है आपका ए, ठीक है। अगर मैं कहूं ए की स्पीड s1 है, ठीक है। वाई से चलता है आपका बी, बी की स्पीड मैं मान लेता हूं s2 है, ठीक है। पहले आदमी के लिए स्पीड s1, दूसरे आदमी के लिए s2, दोनों यहां पर मिले। इस वाली दूरी को अगर मैं कहता हूं d1 और इस वाली दूरी को मैं कहता हूं d2, तो एक बात बताओ मुझे, d1 और d2 का रेशियो क्या होगा। तब आप कहेंगे कि सर अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो टी टाइम के बाद मिले होंगे, जैसे 9 बजे चले 11 बजे मिल गए, तो 2 घंटे ही ये चला है, 2 घंटे ये चला है। तो यहां से आप लिख सकते हो स्पीड 1 इंटू में टाइम टी लगा, और उधर से वो यहां से यहां चल के आया तो स्पीड 2 इंटू में टाइम होगा वो टी चला। तो आप ये भी तो कह सकते हो, अगर टाइम आपका फिक्स है तो डिस्टेंस क्या लिखा जाता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्पीड के। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि इस दूरी और इस दूरी का अनुपात इनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। चलो
इस पॉइंट पर ये दोनों पहुंच गए। अब ए निकल जाएगा इधर और यहां से आपका जो बी है वो निकल जाएगा इधर। इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। यहां से यहां जाने में इससे T1 टाइम लगता है और इससे पहला आदमी इसलिए T1 ले लिया, दूसरा आदमी इससे टाइम क्या लगेगा T2। अब मुझे एक बात बताओ, D1 की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? D2 दूरी किसने तय की है? B ने। इसकी स्पीड S2 है, टाइम कितना लगा T2। तो आप लिख सकते हो स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। अपोन में देखना, D2 दूरी किसने तय की है? A ने। A की स्पीड S1, टाइम कितना लगा है? T1। तो S1 इंटू में T1 लिखा जा सकता है। ये रेशियो है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आप गौर से इसे देखें तो क्या निकलता है? ये S1 अपोन में S2 का स्क्वायर बराबर T2 अपोन में T1 लिखा जा सकता है। और इसी को और सिंप्लीफाई कर दें, अगर मैं इसका अंडर रूट कर देता हूं तो आप यहां से क्या पाएंगे? जो आपको ध्यान रखना है, स्पीड 1 पहले की, स्पीड 2 दूसरे की, अंडर रूट में बात चलेगी टाइम 2 अपोन में टाइम 1। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। रेलवे में मुझे नहीं पता कि ऐसा सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अगर आप एसएससी के किसी भी वेरिएंट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये पैटर्न आपको आना चाहिए। रीजन क्या है? देखो, अगर आपको ये पैटर्न आता है तो आप कैसे करोगे? स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो ही तो लिखना है। तो एक बात बताओ, ये बात हम लोग लिख रहे हैं ए और बी के लिए, स्पीड की बात। ए की स्पीड कितनी है? बी से 20% ज्यादा, तो बी की 5 मानोगे तो ए की 6। दोनों एक पॉइंट पर मिले, मिलने के बाद देखना जरा, ए का टाइम जो है वो इधर लिखा हुआ है, बी का जो टाइम है S2 की वजह से इस साइड में T2 आया है। ए कितनी देर में? ए का टाइम यहां आएगा 2.5 घंटे, मतलब 5/2। और ये कितना आपका x। अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना बनेगा? 36। ये बना आपका 25 और यहां से x 25 नहीं बने, ये तो 5 ही बनेगा ना, अंडर रूट हटा है, ये 2 ऊपर चला गया। 5 से 5 बार काटा, 2 से काटा आपने 18 बार, डिवीजन किया 5 का, 3/5। किसकी वैल्यू भाई? x की वैल्यू। तो अगर आप ये पैटर्न ध्यान रख लेते हैं, याद रह जाएगा, कोई समस्या है नहीं, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है। तो आपकी इस सवाल के अंदर स्पीड बनेगी बहुत ही शानदार। लेकिन फिर भी आप ऐसा करना, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। पैटर्न ठीक है अपनी जगह, कोई समस्या नहीं है। एसएससी के अंदर तो हमें वैसे भी ध्यान रखना है। नॉर्मल वे में करोगे तो क्या होगा भाई? नॉर्मल वे में होगा कुछ नहीं। इसी चीज को हम लोग इजी वे के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसकी स्पीड अगर आपने 5 मानी तो इसकी स्पीड 6 होगी। टी टाइम तक ये 6t चलेगा, ये 5t चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस दूरी और इस दूरी का अनुपात कितना? 6:5। ए यहां पहुंच गया, ए की स्पीड 6 है। अब ये क्या करेगा? इस दूरी को 2.5 घंटे में तय कर देगा। बी यहां से जाएगा 5 की स्पीड से और x घंटे में इस दूरी को तय कर देगा, लिखा जा सकता है। अब इस दूरी जो ये वाली है और ये वाली, इसका अनुपात कितना है? 6 और 5 लिखा, 6:5। ये दूरी देखना जरा, स्पीड 5 है, टाइम x है, 5 गुणा में x। स्पीड कितनी है? 6 और टाइम कितना हो गया? 5/2। 5 से 5 कट गया, ये यहां पर 3, 18 में 5 का डिवीजन किया, 3/5 इक्वल्स टू में क्या आ गया? x। एग्जाम में टाइम कहां लगेगा? सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में टाइम लगेगा डायग्राम में। अगर आपने 3 या 4 सवाल एकदम डिटेल में किए हैं तो डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। और हर सवाल को इस तरीके से भी प्रीफर करेंगे, क्योंकि असल में एग्जाम अप्रोच आपकी ये वाली है। ठीक है, कोशिश करना। देखो, रेलवे में उम्मीद कम है मुझे, लेकिन हो सकता है कॉपी पेस्ट करके एसएससी में ही पूछा गया सवाल है, सीधे सीधे आपसे पूछ ले। अप्रोच आपकी ये है इस सवाल को सोल्व करने की। चलो भाई, सवाल नंबर 1674। 1674। देखो क्या कहा 1674 में इसने, 2 धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ रहे हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है? देखना जरा, डिस्टेंस दोनों ने सेम ही कवर की है।
तो पहले वाला जो रनर है और जो दूसरे वाला रनर है, इनकी स्पीड का अगर आप रेशियो देखें तो स्पीड का रेशियो कितना है, 0 से 0 कट गया, 5:6। डिस्टेंस एक ही है तो टाइम का रेशियो कितना होगा भाई, इंटरचेंज होकर के 6:5। पहले वाले को टाइम कितना लगता है 6, दूसरे को 5, दोनों का अंतर 1। 1 किसको बता रहा है भाई, 10 मिनट को बता रहा है। किससे गुणा किया, 10 से। अगर ये एक्चुअल टाइम लेना चाहते हैं तो ये आपका कितना आ गया, 60 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस आपको लिखनी है तो सिंपल सी बात है, स्पीड इनटू में टाइम। पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 100 मीटर प्रति मिनट, और टाइम कितना लगा इसको, 60 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, 60 गुणा 100, 6000 मीटर, तो ये क्या आ गया आपका, 6 किलोमीटर। ये वो वाले सवाल आप चाहे तो माइंड में कर सकते हैं। रेशियो साफ साफ आपको दिख ही रहा है, तनाव लेना नहीं है। जैसे 100 और 120 इंटरचेंज करोगे, 120 100 आएगा, 0 से 0 काट दो, अंतर 2 का, 2 10 को बताता है, 1 5 को बताएगा, 10 आपका कितना हो जाएगा, फिर यहां से 50 हो जाएगा, 12 आपका कितना हो जाएगा, यहां से 60 हो जाएगा। पहले वाले का टाइम ज्यादा, 60 मिनट, 100 मीटर प्रति सेकंड भाग रहा है, 6000 मीटर दौड़ा, 6 किलोमीटर रिजल्ट आ गया। ये सवाल पीछे भी हमने किए हैं, आप इनको चाहें तो माइंड में कर सकते हैं, कोशिश जरूर करना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1675। 1675 में देखो क्या कहा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। अब यहां पर छोटी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। देखो, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, या किसी आदमी को पार करती है, या फिर किसी पर्टिकुलर ट्री को पार करती है, आदमी को, किसी पोल को, मतलब कोई एक बिंदु को क्रॉस करती है, तो एक बात बताना, ये ट्रेन है, जैसे यहां से यहां ये आएगी। अब इसने क्या किया, इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया। क्रॉस कब मानी जाएगी, जब ये पूरी की पूरी दूरी कवर हो जाएगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये इधर आ जाएगा, या यूं कह लो ये जो पॉइंट है आपका, ये यहां पर आ जाएगा। तो जब भी कभी ट्रेन आपकी किसी पोल को पार करे, या फिर किसी आदमी को पार करे, या फिर किसी पेड़ को पार करे, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, ट्रेन खुद की जो लेंथ है, सेल्फ लेंथ लिख देता हूं, ठीक है, उसके बराबर दूरी तय करेगी। सिंपल सा लॉजिक हो गया। चलो दूसरी बात और समझ लेते हैं। ट्रेन है जैसे आपके पास ये वाली, ये आपकी ट्रेन हो गई, ये इधर जा रही है, या किधर भी जाए, मतलब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, या फिर क्या करे, ये किसी ट्रेन एक्स नाम ले लेते हैं, किसी टनल को पार करे, या फिर ये किसी ब्रिज को पार करे, तो क्या होगा। तो देखना जरा, अगर इसकी लंबाई आपके पास x है और इन सभी की लंबाई इसकी किसी एक की मान लो y है, तो ये क्रॉस कब मानी जाएगी। जैसे इस बात को समझना, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इधर से आई, अब इसने क्रॉस करना स्टार्ट किया। अब देखना, यहां से यहां पहुंच गई, क्या आप क्रॉस हुआ मानेंगे, नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि ये वाला पार्ट पूरा निकल जाए। तो एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट आगे वाला था आपका, ये यहां पर था, और ये पॉइंट आपका यहां चला गया। तो यहां से यहां तक की दूरी, इसका मतलब क्या हुआ, इससे खुद की दूरी, और सामने चाहे आपके पास प्लेटफॉर्म है, दूसरी ट्रेन है, टनल है, ब्रिज है, कुछ भी है, चाहे दूसरी ट्रेन है, तो ये दूसरे वाली जो ट्रेन है आपकी हो सकती है स्टॉप में हो, ये खड़ी या फिर हो सकता है ये ट्रेन आपकी रनिंग केस के अंदर हो सकता है दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाएं, हो सकता है दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, कोई भी केस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या दूसरी ट्रेन को पार करे, या किसी टनल को पार करे, या किसी ब्रिज को पार करे, तो इसे खुद की लंबाई जो इसकी सेल्फ लेंथ है उससे पार करना होगा,
और जो आपका दूसरे वाला पार्ट है या दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके बराबर लंबाई तय करनी होगी, दोनों के एडिशन के बराबर। ये छोटा सा लॉजिक काम करता है, बाकी सारी की सारी कहानी वो की वही है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी पर ये चलता जाएगा। चलो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने में देखना जरा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो इसे किससे गुणा कर दूं? 5/18 से कर दिया। ये स्पीड किस में आई हुई? मीटर पर सेकंड में। स्पीड को अगर हम लोग टाइम से गुणा कर दें, जो क्या आपका 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ऐसा करने पर क्या हुआ? आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, मतलब आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस। इसे आप सोल्व करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? 18 4 आपका 72, 20 और 6 गुणा 2 1200। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 1200 मीटर। अब इसमें देखना जरा, इस 1200 मीटर में 180 मीटर लंबा तो क्या आपका प्लेटफॉर्म, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका क्या है? ट्रेन की लंबाई। लिखा जा सकता है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो। देखो, ट्रेन ने कितनी दूरी तय की? 1200 मीटर दूरी तय की। 180 मीटर तो क्या है इसका प्लेटफॉर्म, उसको हटा दो। खुद की लंबाई कितनी आई? 1200 माइनस 180। तो जब भी कभी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो खुद के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी उसे। तो 1200 में से 180 हटा दिया, जो कि क्या आपकी ट्रेन की लेंथ। टाइम कितना लगेगा? तो भाई स्पीड अभी अभी आपने निकाली है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो टाइम निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पॉइंट 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 खत्म हो गया। यहां से आपका कितना आ गया? 60 और ये आ गया 9, 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा? 51। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब थोड़ी सी मुद्दे की बात कर लेते हैं। 51 सेकंड आ गया तो पॉइंट, एक मिनट, इसने तो गड़बड़ दे रखी है। अच्छा, ऑप्शन बी दे रखा है 51 सेकंड, करेक्ट। देखो, सारा कुछ समझ गया। अब एग्जाम में इतनी कलाकारी नहीं दिखानी। आपको क्या निकालना है? पहले तो ये देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करें 5/18 से, 18 4 72, 20 मीटर पर सेकंड। एक काम खत्म। 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 60 सेकंड चली तो इसने दूरी कितनी तय कर दी? 1200 मीटर। तो जब ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो उसे क्या क्या दूरी तय करनी पड़ेगी? एक तो खुद की लंबाई कितनी है, दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। 1200 मीटर चली है, इसमें से अगर मैं हटा देता हूं 180 मीटर, जो क्या है मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये जो लंबाई मेरे पास बची है ये असल में किसकी लंबाई है? ट्रेन की। अब क्या कह रहा है? ट्रेन एक पोल को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी? जब भी कभी ट्रेन किसी पोल को किसी खड़े हुए, चलते हुए, भागते हुए, घसीटते हुए आदमी को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, हमेशा खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये उसकी खुद की लंबाई। टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा जाता है। ट्रेन की लंबाई लिख दी, स्पीड अभी अभी कन्वर्ट किया था, 0 दोनों में से कट रहा है। इसको काटोगे 60 और ये 9, कितना आ गया भाई? 51 सेकंड। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये सवाल इस वे में डील करने होते हैं। ये नहीं है कि गुरुजी ने पहले में 5-7 लाइन में उसको सोल्व करवाया, वो सिर्फ समझाने के लिए था। बात समझ में आ गई? इस हिसाब से अटेम्प्ट लेना स्टार्ट करो, तनाव ही नहीं है। चलो भाई, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखना, 1676 नंबर का सवाल अपना, क्वेश्चन नंबर 1676। देखो क्या कहा। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल। एक बात बताओ, जब भी कभी ये ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? पुल को। जब भी कभी ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो क्या करना होगा? इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग अपनी ट्रेन है और ये जा रही है इधर, और ये आपके सामने क्या है? एक इधर से स्टार्ट कर लेते हैं ब्रिज। अब एक बात बताओ, क्या क्या डेटा दे रखा है? ट्रेन किसी
पुल खंबे को पार करने में कितना टाइम लेती है? 12 सेकंड। अगर यहां कोई पोल होता उसे 12 सेकंड में क्रॉस कर देती। पोल कितने मीटर लंबा है? अभी 170 मीटर लंबा है, इसे क्रॉस किया है। सॉरी, ब्रिज आपका कितने मीटर लंबा है? 170 मीटर लंबा है। जब भी कभी ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उन दोनों की लंबाई के बराबर लेंथ को कवर करती है। जैसे ये है, यहां आई, कवर करना स्टार्ट किया, कवर यहां माना जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट, ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, तो पूरी दूरी ऐड करोगे आप तो इन दोनों के सम के बराबर आपके पास लेंथ निकल के आएगी। तो एक बात बताना, 170 मीटर तो आ गया इसका ब्रिज, ये इसे लंबाई तय करनी है, खुद की जो लंबाई है वो भी तय करनी है। जब ये किसी पोल को पार करती है तो इसे खुद की लंबाई को तय करने में कितना टाइम लगता है? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड तो ट्रेन खुद के लिए चलेगी। और इसने क्या कहा है? इन दोनों चीजों को चलने में इसे टाइम लगा 36 सेकंड। तो यहां कितना टाइम लगा इसे? 24 सेकंड। तो आप कह सकते हो कि 24 सेकंड तो ये ब्रिज के बराबर। 24 सेकंड कहां हुआ? ये ट्रेन है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां कितनी देर में जाएगा? 24 सेकंड में। अब ये ट्रेन की लंबाई खुद को क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, उसमें कितना टाइम लगेगा? 12 सेकंड। लॉजिक कितना सही है? 170 मीटर की दूरी, ये पॉइंट आपका यहां था, यहां से यहां ये 24 सेकंड में चला गया। ट्रेन क्रॉस नहीं हुई, ट्रेन के इंजन का पीक पॉइंट यहां से यहां चला गया प्लेट ब्रिज के ऊपर। 170 मीटर लंबा ब्रिज था, 24 सेकंड यहां ले लिए। अब आगे ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा जिसमें ट्रेन खुद के बराबर लंबाई तय करेगी, उसमें कितना टाइम लगता है? 12 सेकंड। तो ये ब्रेक करना आना चाहिए। रटना किसी चीज का समाधान नहीं है। प्रयास मैं भी कर रहा हूं, इधर उधर घुमा करके, मार्कर लेकर, ऐसे वैसे। एक बार खुद से भी आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस किया करें। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई, सवाल में कुछ भी नहीं है। तो क्या देखा? ये पॉइंट ट्रेन का इंजन के सबसे आगे का पॉइंट यहां से यहां 24 सेकंड में गया। दूरी कितनी? 170। स्पीड निकालनी है 170/24। किस में पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 से गुणा कर दो। देखना, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार, 5 4 20 का यहां पर 0, 51 में 2 का भाग दे दिया, 25.5 आ गया। लिखा जा सकता है। चलो, एग्जाम में कोई और तरीका संभव है? देखो, तरीका और संभव नहीं है, बस इसमें से स्टेप गायब कर सकते हो। कैसे? ट्रेन किसी पोल को पार करती है, 12 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब खुद के बराबर लंबाई चलने में, पोल है, खुद के बराबर लंबाई चलने में इसे 12 सेकंड लगते हैं। ब्रिज को जब ये क्रॉस करेगी, ब्रिज को जब क्रॉस करेगी, खुद के बराबर तो चलेगी ही चलेगी, प्लस इस ब्रिज की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। पूरी दूरी तय करने में टाइम कितना लगा? 36 सेकंड, जिसमें 12 सेकंड तो ये खुद के बराबर ही चलेगी। बचे हुए 24 सेकंड किस में काम आएंगे? ब्रिज को क्रॉस करने में। ब्रिज की लंबाई 170 मीटर है, टाइम लगा 24 सेकंड, मीटर पर सेकंड है, गुणा कर दो 18/5 से। 16 किया 3 बार, 4 बार, 20 के अंदर एक 0 हट गया है, 51 में 2 का भाग दिया, 25.5 रिजल्ट आ गया। असल में देखा जाए तो ऐसे सवालों की एग्जाम अप्रोच ये होती है। प्रयास करते रहो, ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, लगे रहो। जब तक बातें नहीं होती हैं सोल्व इस वे के अंदर, तब तक आपको प्रयास अपना जारी रखना है। और एक बार सोल्व होने लग गए फिर आपको ये सवाल नकली लगने लग जाएंगे। खेल सारा का सारा इमेजिनेशन का है यहां पर। देखो, 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन है आपकी, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? अब एक बात बताओ, ये ट्रेन है, इधर जा रही है, कोई आदमी है यही मान लो खड़ा, ये भी क्या है? इधर जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? 20। आदमी की स्पीड कितनी है? 10। ये 10 आगे जाएगा, ट्रेन 20 पीछे से आएगी। तो यहां से स्पीड रिलेटिव क्या लिख सकते हो? 20 - 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। कुछ सोचने वाली बात थी। जब भी कभी आदमी को तय करें, आदमी को, पेड़ को, पोल को, आदमी कैसे भी हो सकता है। आदमी चल सकता है, दौड़ रहा हो सकता है, खुद को घसीट रहा भी हो सकता है। चलते ना कुछ लोग खुद को, ऐसा लगता है जैसे एक दूर घसीटते हुए खुद को चल रहे हैं। तो कुछ भी हो, सामने से आ सकता है, ट्रेन की तरफ ही जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमने सामने आ रहा है, स्पीड रिलेटिव का कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा। तो ट्रेन भी धरी जा रही है, आदमी भी धरी जा रहा है, तो 20 में से 10 लेस किया, स्पीड रिलेटिव 10 आ गए, हो गया मामला। अब देखना 180 मीटर है
तो जब भी कभी एग्जाम में सीधे सीधे उठाओ यहां से, ट्रेन खुद के बराबर दूरी तय करेगी इन 3 केस में, दूरी आ गई। डिवीजन किसका करना है भाई? स्पीड का। स्पीड कितनी है रिलेटिव? 10। डिवीजन कर दिया, क्या आ गया? 18 सेकंड। ये ऐसा सवाल था जिसे आप माइंड में कर सकते हैं, इतनी सी आपको इमेजिनेशन चाहिए, उसके बाद ये सवाल आपका वर्बली हो जाता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1678। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1678। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान, दोनों की सेम। ट्रेन की जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है, चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है रेलगाड़ी की कुल लंबाई। एक बात बताओ, चली कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। 5 18 से करोगे, 18 5 90, 5 5 25। 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितनी देर चली है? 60 सेकंड। ये पूरी दूरी आ गई। ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, तो इसका मतलब x प्लस एक्स 2x दूरी तय की है। आधी दूरी ट्रेन की है, आधी दूरी प्लेटफॉर्म की है, मतलब आधी लेंथ ट्रेन और आधी लेंथ आपकी प्लेटफॉर्म हो गई। ये जितनी भी लेंथ आ रही है इसका क्या कर दो भाई? हाफ कर दो। ये इससे कटेगा 30 बार, 25 गुणा 3 75, 750 मीटर आपका क्या हो गया? रिजल्ट। या यूं कह लो, जब लंबाई सेम ही चल रही है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 30 सेकंड खुद के लिए चलेगी, 30 सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए चलेगी। सेमी डिस्टेंस है तो लॉजिक यही काम करेगा। 25 को 30 से गुणा करते 750। माइंड में हो रहा था सवाल। कन्वर्जन का तरीका आपको बता दिया गया, टेबल आपको ध्यान रखनी है अगर स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो। तीसरी क्लास है ये हमारी, तो ये उम्मीद ना करें कि सर जैसे पहली 2 क्लासेस में पढ़ाया गया था वैसे पढ़ाओ, क्योंकि वहां पर जितने भी आपके डाउट्स थे इनसे रिलेटेड वो सारे के सारे हमने क्लियर कर दिए थे। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है रेलगाड़ी की चाल। देखो, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 2 चीजें हैं इसमें, ट्रेन को खुद की लंबाई भी चलनी है और ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलनी है। ये मैं मान लेता हूं ट्रेन, ये मैं मान लेता हूं प्लेटफॉर्म। अब देखना जरा, इस पूरी की पूरी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है? 14 सेकंड। जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। कह रहा ना, तो इसका मतलब इसने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा तो ये दूरी भी चली और ये दूरी भी चली। जब ट्रेन खुद के लिए चलेगी तो 10 सेकंड लगेंगे, 14 टोटल लग रहे थे, तो इसके लिए क्या लगेंगे? 4 सेकंड। रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये 50 मीटर है। क्या पूछा? रेलगाड़ी की स्पीड 50 मीटर दूरी 4 सेकंड में क्या आ गया? 25/2 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में है तो 18/5 से गुणा कर दो। 5 से काटा आपने 5 बार, 2 से काटा आपने 9 बार, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? एग्जाम में फिर से देखना जरा, एग्जाम में इतनी चित्रकारी नहीं करनी है। साफ साफ समझ आ रहा है कि 10 सेकंड वो खुद के लिए चलेगी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो खुद के लिए उसे 10 सेकंड चलना ही चलना है। टोटल टाइम 14 सेकंड है, तो 4 सेकंड वो सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने के लिए चलती है। 4 सेकंड चली, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी भाई? 50 मीटर। तो स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना है। 18/5। क्या गड़बड़ कर दी? ठीक है ना अपना? 5 गुणा में 4 20, 1 0 खत्म हो गया। ये 9 9 5 आपका 45 किलोमीटर पर आवर। ये होनी चाहिए अपनी एग्जाम अप्रोच। जब तक सवाल समझ में नहीं आते हैं, कई बच्चे क्या दूसरों को देखकर घबरा जाते हैं कि यार इसने तो कर दिया। देखो, आपके दिमाग में बात जाएगी तभी आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। आपको किसी दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ा ना पढ़ना है। अब मैं चाहता तो मैं भी सीधे सीधे एक एक सॉल्यूशन, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाता, दिखने में आपको खुशी हो सकती थी, लेकिन मैं खुद जानता हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैंने फेस किया, आज भी करता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वो चीजें सीखें जो एग्जाम के अंदर कारगर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेसिक जब हम लोग सीख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें इतना टाइम लग रहा है, इस अप्रोच के अंदर टाइम इतना सा लगता है। ये हमारी एग्जाम अप्रोच है। लेकिन समस्या ये है कि आपको यहां से ही खोकर के जाना पड़ेगा। ये टाइम कई बच्चे दूसरे को देखकर देना नहीं चाहते, वो सोचते हैं एग्जाम अप्रोच पर आ जाए। देखो, अगर अपना पढ़ाने का तरीका फॉर्मूले या ट्रिक ही होता तो ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके साथ समस्या क्या है? ट्रिक याद आई तो कर लोगे,
नहीं याद आई तो सवाल को छोड़ना पड़ेगा। लैंग्वेज घूम करके आ गई, आपके पास कोई समाधान नहीं है, तो हम तो वो तरीके सीख रहे हैं जिससे अपना काम चल जाए। अब इसको आप डेवलप कर लो, इमेजिनेशन मान लो या बेसिक मानो, कुछ भी मानो, यहां पर डायग्राम बनने चाहिए आपके दिमाग में। नहीं बन रहे हैं तो सवाल को डिटेल में सोल्व करो। जैसे मैं दो तरीके क्यों करवा रहा हूं, इसीलिए जिस बच्चे का बेसिक ठीक है, पकड़ में आ गई, वो तो ऐसे कर लेगा। नहीं आया, वो सीधे देखेगा तो नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या करवा दिया, ऊपर से और जा रहा है, आंसर तो मैच हो रहा है। तो पहले वाला तरीका प्रीफर करें, वो आपने सीख रखा है, तो एग्जाम में आप इस तरीके को हटा देंगे और सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर आ जाएंगे। ये वाला तो हो गया ना अपना। चलो सवाल नंबर 1680, सवाल नंबर 1680। देखना, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा? खुद के बराबर लंबाई तय करनी पड़ेगी। खुद के बराबर लंबाई कितनी है? 500 मीटर। स्पीड रिलेटिव, ट्रेन भी इधर ही जा रही है, आदमी भी इधर ही जा रहा है। 63 - 3 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो क्या कर दें, 5/18 से गुणा कर देंगे तो बात बनेगी मीटर पर सेकंड। ये कट जाएगा, रिजल्ट किस में आएगा? सेकंड में। सोल्व करें, एक 0 से 0 कट गया आपका, 6 × 5 30 होगा, एक 0 कट जाएगा और ये 3 इससे करोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया। रिजल्ट कितना आ गया अभी? 30 सेकंड। बात पकड़ में आ रही होगी ना। एक टाइम के बाद आपको खुद को लगेगा कि ये जितने भी आज के सवाल हैं, शुरुआत के 1-2 सवाल छोड़ दो, बाकी के सारे सवाल नकली लगने चाहिए आपको। ठीक है, पहली बार में हो सकता है आपको पता नहीं क्या लगता हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद आपको ये वाले सवाल नकली नजर आने चाहिए कि भाई इनमें कोई दमखम नहीं है, किसी को ये खुदाई क्यों ना लगते हो। चलो, एक रेलगाड़ी 2 पुलों को जिनकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर और 400 मीटर को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का टाइम लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। देखो, जब वो किसी 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो 400 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी और उससे खुद के बराबर भी दूरी तय करनी पड़ेगी ना। ये काम करने में इससे कितना टाइम लगता है? ये काम करने में इसे लगता है 60 सेकंड। जब वो क्या करे, किसी एक ही ब्रिज को जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर, ये ट्रेन की खुद की लंबाई है। जब ये 800 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ये बन गया आपका 800 मीटर का, थोड़ा सा बड़ा बना लेना इसको, और इसे खुद के बराबर लंबाई भी तय करनी पड़ेगी। तो इस केस में इसने टाइम कितना लिया है भाई? 100 सेकंड। ठीक है, सारा खेल चीजों को ब्रेक करने का है। अब एक बात बताओ, 400 + x दूरी तय करने में इसे टाइम लगता है 60 सेकंड। 800 + x सेकंड दूरी तय करने में इसे लगता है टाइम 100 सेकंड। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये जो मेरे पास इसने ब्रिज दिया 800 मीटर का, इसे मैं 400 मीटर और 400 मीटर में नहीं तोड़ सकता? तोड़ दिया। 400 + x दूरी तय करने में इसे टाइम लगता है कितना? 60 सेकंड। इसका मतलब इस 400 मीटर को तय करने में कितना लगेगा? 40 सेकंड, क्योंकि टोटल क्या है? 100 सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, 400 किसको बताता है? 40 सेकंड लगे 400 दूरी को तय करने में, 10 गुना। यहां 60 सेकंड आपको पता है लग रहे हैं, तो इसको भी क्या कर दो आप, जैसे इधर ही लिख लेता हूं। देखो, 40 सेकंड में ट्रेन चलती है 400 मीटर, किससे गुणा किया? 10 से। 60 सेकंड में ट्रेन चलेगी कितनी? 600 मीटर। 400 मीटर तो आपकी ये है ही है, टोटल दूरी 600, तो इसका मतलब ये कितनी बची? 200 मीटर। ठीक, चलो अब एक एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं कि ऐसे सवालों में जब एक ब्रिज का यूज दूसरे ब्रिज में करना होता है तो सीधे सीधे टारगेट क्या करना है? टारगेट देखो, पहला 400 मीटर का, दूसरा 800 का। 800 वाले के टुकड़े, जैसे अगला 900 मीटर का होता तो क्या करते? पहला जैसे 400 का होता, दूसरा आपका 900 का होता, तो आप सीधे सीधे दिमाग लगाते, पहला 400 दूसरा 900 है तो 400 + 500 में ब्रेक करते। इसे क्रॉस करने में टाइम कितना लगा भाई? 100 सेकंड। इस दूरी को तय करने में टाइम कितना? 60 सेकंड। इसे तय करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितनी दूरी चली? 400 मीटर, 10 से गुणा। 60 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 10 से गुणा कर दो, 600 मीटर। अब 400 मीटर तो ये पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है आपका? ट्रेन, जो कि क्या हो जाएगा? 200 मीटर। सवाल मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप माइंड में कर सकते हैं। कैसे? 400 + x के लिए 60 सेकंड, 400 मीटर के लिए 40 सेकंड,
40 सेकंड को मीटर में बदला, किससे गुणा किया? 10 से। ऐसे ही अगले 60 सेकंड को 10 से करोगे 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसमें 400 मीटर तो ब्रिज की लेंथ है और 200 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ होगी। तो संभव है ऐसा, खुद के दिमाग को कम नहीं मानना है, ये सवाल माइंड में हो सकते हैं। करवाए हैं डिटेल में भी इसीलिए करवा रहा हूं, फिर उसको और थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, माइंड में भी करके दिखा रहा हूं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एग्जाम की आपकी डेट आ ही रही है कि भाई 28 नवंबर से एग्जाम कंडक्ट होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी 28 दिसंबर से, मतलब इस साल के एंड से। तो अभी टाइम ऐसा है नहीं, जी जान लगा दो आप। देखो 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी एक रेलवे लाइन के किनारे पर एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल, इससे नकली क्या होगा? डिस्टेंस 125, टाइम कितना? 30। स्पीड किसमें आएगी? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18 डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। देखो 5 से काटा 25 बार और 5 से काटा ये आपका 6 बार, 6 से काटा 3 बार, कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया रिजल्ट। कोई चित्रकारी नहीं दिखानी, सीधे सीधे सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1683, सवाल नंबर 1683। देखना, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी? देखो 300 मीटर खुद के बराबर दूरी और 200 मीटर प्लेटफॉर्म की, 500 मीटर तो इसे तय करनी है। टाइम चाहिए तो डिस्टेंस होगी। स्पीड इसकी कितनी है आपकी? 25 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम हो गया अभी? 20 सेकंड। वर्बली निपटा सकते हो, ठीक है। अनवांटेड टाइम नहीं किल करना है। सवाल आसान है तो तुरंत के तुरंत हो रहे हैं, मुश्किल आएगा जहां ये लगेगा समझाने की नीड है, वहां डिटेल में भी समझेंगे। देखो 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है। सुरंग की लंबाई देखो, ट्रेन चली कितनी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर, 5/18 गुणा कर दिया। मीटर पर सेकंड, स्पीड इनटू में टाइम, ये मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में। इसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखना 6 से काटोगे तो ये 10 बार, 6 से काटा 3 बार, 26 3 आपका 78 होता है। 26 गुणा 5 130, 5 का गुणा करना बताया था ना, जीरो लगा के हाफ कर दो। 26 5 130 और एक ये आ गया 0। ट्रेन ने टोटल लंबाई कितनी चली है? 1300 मीटर। 1300 मीटर के अंदर 800 मीटर तो ये खुद की ही लंबाई रखती है, तो बची हुई लंबाई कितनी है आपकी? 500 मीटर, जो कि क्या होगी आपकी? टनल की लेंथ। लिखा जा सकता है, ये भी सवाल इजी वे में सोल्व हो रहा है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। $1685। देखो दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 160-140 मीटर है, विपरीत दिशा में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में समांतर पटरियों पर चल रही है। उनकी चाल 77 और 67 किलोमीटर घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लंबाई दोनों के बराबर तय करनी होगी। जब भी कभी आमने सामने आए, प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी ट्रेन को, टनल को, ब्रिज को क्रॉस करती हैं, तो खुद की लंबाई और सामने वाली ट्रेन की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करनी है। टाइम चाहिए हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना है। डिस्टेंस 160 और 140, 300 मीटर। स्पीड दोनों की क्या होगी? आमने सामने आ रही है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। 70 और 60 130, 7 7 14, कितनी आ गई भी? 144। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड बदलना है तो गुणा 5/18। मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर पर कट जाएगा, रिजल्ट आपका क्या आएगा? सेकंड में। 8 5 40 की बात करें, एक जीरो कट गया। 30 में आप डिवीजन करेंगे 7 का, 7.5 सेकंड आपका यहां से क्या आ गया? रिजल्ट। बहुत ही स्पीड से हो सकता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1686। देखो दो ट्रेन एक समान चाल से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड के समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है? 120 मीटर। देखो अब मुझे एक बात बताओ, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं,
120 मीटर की ये 120 मीटर की ये, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 240 मीटर। ठीक है, आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड अपोन में डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपोन में स्पीड। दोनों की क्या कह रहा है? चाल समान है, इसकी भी x है इसकी भी x है, तो यहां कितना आ जाएगा? स्पीड 2x, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। टाइम कितना लिया है? 12। सोल्व कर दें, 12 गुणा 2 24, 24 से कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। अब देखना यहां 10 आया है, सारा मामला किसमें? मीटर और सेकंड में, तो ये 10 है आपका मीटर पर सेकंड, ऑप्शन में है। हालांकि यहां फिर बात को नोट करना इस सवाल के अंदर कि ऐसा कई बार हो जाता है, सिली मिस्टेक, मार्क करते रहो। 10 आप टिक मार सकते थे, लेकिन आपको क्या पता है किलोमीटर पर आवर में बताना है। किससे गुणा कर दे मीटर पर सेकंड को? 18/5, 2 बार कटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या होगा? एक्चुअल आंसर, ऑप्शन सी। तो ये छोटे छोटे पार्ट है सिली मिस्टेक वाले, जहां जहां मैं मार्क आपको करवाता हूं वो तो करें ही करें। मॉक टेस्ट को जब एनालाइज कर रहे होते हैं तब भी कहीं एक पन्ने पर लिखना स्टार्ट कर दें कि इस टाइप की एरर आप अमूमन कर देते हैं। इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, धूमधाम से पूरे के पूरे इस दिसंबर में आपको अब लगातार मॉक टेस्ट लगाने हैं, मतलब डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालाइज भी करना है। उसके बाद आपका जो मामला चल रहा है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, उसको धूमधाम से करते रहो। चलो, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करती हैं 10 और 15 सेकंड में। ठीक है, यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो बताइए विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी? टाइम निकालना है तो ये तो तय है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना है। दोनों की लंबाई 120 है तो दूरी कितनी चलेंगी भाई? 240 मीटर। स्पीड रिलेटिव आमने सामने आ रही है, क्या करें? यदि विपरीत दिशाओं में आ रही है तो स्पीड इनकी क्या होगी? ऐड होगी। पहले की स्पीड कितनी है? तो देखना, पहले वाली ट्रेन ने क्या किया? 120 मीटर दूरी को 10 सेकंड में तय किया, तो स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन ने 120 मीटर दूरी 15 सेकंड में, क्योंकि इसने कह रखा है जब भी कभी ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को, किसी ट्री को क्रॉस करती है तो खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लंबाई आपको पता है, टाइम आपको दे रखा है, स्पीड निकाल सकते हो। डिवीजन किया तो ये कितना आ गया? 8। 12 और 8 का आप डिवीजन करोगे 20 बनेगा, एक 0 खत्म हो गया। इसमें डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 12 सेकेंड। ठीक है, क्या ये लिखने की नीड थी? नहीं, आलतू फालतू बातें हैं, ये सब लिखने की नीड नहीं थी। कटिंग में देखो, अगर इस टाइप का कमांड आपके पास आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रही है तो एक स्टेप और लिख के कर दो। मतलब आप बार बार खुद को थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश किया करें। सप्रेस का मतलब क्या है? जब आपने मन मना ही लिया है कि पढ़ना है तो दिमाग क्या है? इधर उधर भागने की कोशिश करता है कि क्या फर्क पड़ता है, 240 है, 12 8 20 लिख दे, एक स्टेप और लिख दे। ऐसे जीके पढ़ते हो तो भी क्या फर्क पड़ गया, कल जो पढ़ा था नहीं ध्यान आ रहा, या कोई पर्टिकुलर आप बात पढ़ रहे हो, आपने पहले पढ़ रखा है फिर रिवाइज कर रहे हो, याद नहीं आ रही है, तो कई बच्चे क्या चिल मार के छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, जितनी देर आपने टारगेट बनाया, पढ़ रहे हैं तो दिमाग के ऊपर लोड डालना ही है। ठीक है, जैसे ये आदतें क्या है, धीरे धीरे डेवलप होती है, एक दिन का काम नहीं है, करते रहते हैं। 240 12 8 20 से 0 से खत्म हो गया, 2 का डिवीजन 12। तो इसमें कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है कि कोई बहुत चमत्कारिक काम कर दिया, लेकिन आप अगर अपनी आदत में इन चीजों को डेवलप कर लेंगे तो आप उस बच्चे से तो काफी आगे हैं जो यहां पर इसको 20 लिखेगा फिर कट करेगा, तो उससे आप कम से कम 8-10 सेकंड वैसे ही आगे होगे। तो टाइम ऐसे ही निकालना होता है। सारा का सारा खेल नॉलेज के बाद आपका रह जाता है टाइम का। क्वेश्चन नंबर 1688, देखना जरा। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक आदमी को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक तो इसमें सिली मिस्टेक ये हो जाती है कि अमूमन इस बच्चे इसको 7/1/2 रीड कर देते हैं। मुझे भी रीजन नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसा कई बार हुआ है। जैसे बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है, फिर पूछते हैं कि इस सवाल के अंदर, तो वो बता भी देता है, डाउट पूछने आता है कि ये 7/1/5 था, इसको 7.5 सेकंड पढ़ लिया। हो सकता है आपके साथ नहीं हो, मेरा काम बताना कि अमूमन बच्चा ऐसे इसको रीड कर देता है। ठीक है, चलो सवाल पर आते हैं।
100 मीटर लंबी तो आपके पास रेलगाड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक आदमी को, सामने से आ रहा विपरीत डायरेक्शन से, स्पीड रिलेटिव क्या होगी, ऐड होगी। चलो 100 यहां पर क्या आपका मीटर में, इसकी स्पीड आपने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये सामने आ रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 5/18 से, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा तो रिजल्ट सेकंड में ही आना है, जो आपको दे रखा है कितना, 7 1/5, 35 और 1 36/5 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कट जाए, ये ऊपर जाएगा। तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो यूनिट है इनको बैलेंस भी करना जरूरी होता है। अमूमन बच्चा क्या है, 100 मीटर लिख लेता है, x + 5 लिख देता है, उसी के हिसाब से सोल्व कर देता है। नहीं भाई, इससे तो मामला गड़बड़ होगा। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये किलोमीटर में है, या तो आप इसको x मीटर पर सेकंड मानते हो तो सिर्फ 5/18 को ही गुणा करें। लेकिन क्यों भाई, हमें तो रिजल्ट अपना किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर में मानो, x + 5 ऐड कर दिया, दोनों को कन्वर्ट कर दो। चलो सोल्व करें, 5 से 5 खत्म, 18 ऊपर जाएगा, 36 से 2 बार, 2 से काटा 50 बार, x + 5 = 50, इधर आ जाएगा 5, 45 इक्वल्स टू में रिजल्ट क्या आ गया आपका, x लिखा जा सकता है। चलिए भाई अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 1689। 1689 देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का टाइम लेती है। मतलब कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऑब्जर्व किया कि एक ट्रेन आ रही है, उसे 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन और आ रही है, समान ही लंबाई है, वो उसे 4 सेकंड में क्रॉस करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। ऐसे केसेस में क्या करो, चीजों को अज्यूम कर दो। अज्यूम क्या कर ले भाई, पहली ट्रेन ने इसे कितनी देर में क्रॉस किया, 3 सेकंड में। दूसरी वाली ट्रेन ने इसे क्रॉस कितने सेकंड में किया, 4 सेकंड में। 3 सेकंड और 4 सेकंड, दोनों की लंबाई समान लेनी है, तो मैं क्या ले लेता हूं, 3 और 4 का एलसीएम 12। इसकी लंबाई भी 12 है, इसकी भी लंबाई 12 है, समान लंबाई, कंडीशन जस्टिफाई। ये ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में इनकी स्पीड रिलेटिव। डिस्टेंस तो भाई 12-12 मीटर मानी है, तो 24 मीटर लंबाई तय करनी पड़ेगी इन्हें। इस ट्रेन की स्पीड कितनी, आदमी को क्रॉस किया, 12 मीटर लंबाई तय की, टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। तो स्पीड कितनी भी, 12/3, 4 मीटर पर सेकंड। 12 में 4 का भाग दिया, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ये क्या आ गया, डिस्टेंस मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, रिजल्ट सेकंड में। वही आपसे पूछ रहा है। 24 में 21 का भाग 3 बार, 3/7 सेकंड, ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर ये चीज इमेजिनेशन में देखो, और कोई तरीका अगर हम लोग माने, बार बार मैंने कहा अगर आपको x मानना ही पड़ रहा है तो x क्यों मान रहे हो भाई, वो तो आपकी कैलकुलेशन को और बढ़ाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, मानना पड़ ही रहा है और कोई समाधान नहीं है अपने पास, तो उस केस में आप मानो क्या, कोई पर्टिकुलर वैल्यू। कई बच्चे इसका फॉर्मूला भी रटते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करता भाई फॉर्मूला रटना। वो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ AB अपॉन में A + B कर देते हैं। अब दिखने में ठीक लग रहा है कि सर इसमें क्या समस्या, 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 7 का, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते भूल जाओगे। मैथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। स्पीड एवरेज का फॉर्मूला ध्यान रख लो, इतने में ही काम चल जाएगा। चलो भाई सवाल नंबर 1690 रेड के अंदर आपको दे रखा है, इसका मतलब ये सवाल चमत्कारिक है। 2-4 सवाल मैं ऐसे करवा दूंगा। एसएससी में, सीडीएस में, बैंक में कई सारे सवाल करने पड़ते हैं, लेकिन रेलवे की डिमांड को देखते हुए यही काफी है। और ऐसे 1-2 सवाल और, 4 स्टार लगा लोगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। देखना जरा, इस सवाल की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कंक्लूजन है, मैंने क्या कहा था चैप्टर पढ़ाने से पहले कि इस चैप्टर में आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कब, जब आप ये मानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला नहीं है, अदरवाइज आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ते हैं। तो जिनको याद है उसके हिसाब से 2 फॉर्मूलों में से एक स्पीड एवरेज का था, और ये भी मैंने कहा था कि जिस हिसाब से अपना प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, मतलब प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है, तो ये मान के चलो स्पीड एवरेज और ये जो पैटर्न देखना चाह रहे हैं हम लोग, ये दोनों ही पार्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस की आत्मा है क्या असल में ये। आप एक बात बताओ, स्पीड इनटू में टाइम लिखते हो वो क्या होता है, डिस्टेंस।
यहीं से इस बात को प्रूफ किया जाता है। प्रूफ मैं नहीं करके बता रहा, यहां एसएससी में पढ़ेंगे तब करेंगे। स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन में डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? S1 व S2 का अंतर, दोनों स्पीड का अंतर। क्या यूनिट बैलेंस है? बिल्कुल। ये मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड एक दूसरे से कट गया, तो इस पूरे की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, जो कि क्या होती है? स्पीड की। टाइम वाली जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो ये भी आपको सवाल में दो टाइम दिए होंगे, T1 एंड T2, और उनका क्या लिखना है? का अंतर। और आगे क्या आना है? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस निकल के आएगी। यूज कैसे करना है, ये सबसे चमत्कारिक बात है। चलो इसको मैं हटा देता हूं। देख लो, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, पहले उसकी स्पीड कुछ भी मान ली आपने, एस मान ली, तो अगले केस में क्या होगी? एस प्लस 20 हो गई। तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2.5 घंटे कम लेगी। पहले अगर टी टाइम ले रही थी तो अगले केस में टी माइनस 2.5 होगा। रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अगर आप इसे रेशियो से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, सिखाया जाएगा। आज मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को हम इसके चक्कर में ना पड़े। मतलब जो पैटर्न है, मतलब रेशियो से करने वाला, रीजन क्या होगा, ये आपको टॉर्चर कर देगा, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लें। और इतना टाइम भी अपने पास नहीं है कि हम लोग 10-12 दिन कंटिन्यूस स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर ले। जैसे एवरेज हमने एसएससी के लिए पढ़ा तो मेरे ख्याल से 10 या 11 लेक्चर हमने लिए थे। जब अपने पास टाइम होता है बिल्कुल हम चीजों को खींच करके चलते हैं, लेकिन अब अपने पास टाइम नहीं है। रीजन क्या? ये खत्म हो गया, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करवाने आपको, कम से कम 15 मॉक टेस्ट, तभी तो बात बनेगी। आउटपुट कब निकलेगा? तभी जाकर निकलेगा, वरना 90 दिन की मेरी मेहनत और आपकी मेहनत यहां इस पॉइंट पर ला करके आपको छोड़ दिया। इसका मतलब जानते हो कि ठीक है, चल रहा है चलने दो, नहीं चल रहा है मत चलने दो। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका पैटर्न अप्लाई कहां होगा देखना। अगर मैं पहले केस में स्पीड एस मानता हूं तो अगले केस में एस प्लस 20 है। पहले केस में अगर स्पीड मेरी एस है तो अगले केस में कितनी है? एस प्लस 20। और इन दोनों स्पीड का अंतर कितना है? 20 ज्यादा है। पहले केस में अगर टाइम टी लग रहा है तो अगले केस में टी से 2.5 घंटे कम। टी का अंतर ही तो लेना है, 2.5 घंटे को 5/2। और डिस्टेंस कितनी आ रही है भैया आपकी? 300 किलोमीटर। इतना सा करना था, सोल्व कर दें। देखो 5 से काटा आपने 4 बार, 4 गुणा 2 8, इसको सोल्व किया 2400। अब क्या करोगे? वैल्यू रखो। जैसे मैं यहां 20 रखता हूं, 40 को 20 से किया 800, नई बात बन रही है। 50 रखूं, अगर 50 20 70, 70 को 50 से किया 3500, नई बात बन रही है। एस की जगह अगर 60 रखें तो नहीं, कम करना पड़ेगा, 40 रखें, ये 60 हो गया, ये 40। एस की जगह अगर आप 40 रख लेते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक में या तो श्रीधराचार्य लगाओ या कॉमन सेंस लगाओ। श्रीधराचार्य ही लगाना है तो फिर वैसे फैक्टर क्या होंगे वो नहीं पता चलेगा। तो क्या किया? एस की वैल्यू 40 रखी, 40 प्लस 20 60 हो गया, गुणा किया, बात जस्टिफाई हो गई। तो इसका मतलब ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड 40 है, फिर 20 बढ़ाई, मतलब 60 हो गई। क्या कह रहा है? अगर वो सामान्य गति से चले तो 192 किलोमीटर दूरी को तय करने में टाइम क्या होगा भाई? डिस्टेंस 192, डिवीजन में 40, 4 बार डिवीजन हो गया 160, क्या बचा? 32/40। 8 से काटोगे 5 बटा में 1 मिनट, 4 बटा में 5 आर। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार इसके इसीलिए मैंने लगाए हैं। समस्या क्या है इस पैटर्न के साथ? समस्या ये है कि बच्चा एक बार देख भी लेता है। मैंने ऑल ओवर स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंक्लूजन यही निकाला कि 2 चीजें जिस बच्चे को आती हैं और इनका यूज आता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कितना भी टिपिकल सवाल हो, उसको धूमधाम से बड़ी स्पीड से कर सकता है। तो सीखने का प्रयास करना। इस टाइप का सवाल आगे और भी करवा देंगे। एक आधा होमवर्क लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 1691, स्क्रीनशॉट होमवर्क रहेगा। कमेंट किया करो भाई, कुछ बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1692, होमवर्क लिख लो इसका भी, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको करना है। 93 भी व्यवस्था बना लेना, मतलब जो नहीं होंगे वो मैं सोल्व करवा दूंगा भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। 1694 जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो।
1695, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपना यहां पर आकर के डे 88 कंप्लीट हो जाता है। कल के सेशन में हम लोग कुछ जो सवाल हैं जैसे ये वाले ट्रेन वाले कुछ और भी सवाल डिस्कस करेंगे। एक सेशन हम लोग रख लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम का। रेस वाले सवाल मुझे लगा नहीं, रेलवे मेरे सामने नहीं आई भाई देखने के अंदर, तो इसलिए मैंने कोई प्लान भी नहीं किया था कि 5 डेज के अंदर मैं आपको रेस के सवाल करवाऊंगा। तो वो देख लेंगे अगर उम्मीद रही तो, कि जब अपन रिवीजन कर रहे होंगे या फिर मॉक टेस्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम के अंदर इन सारी चीजों को डिस्कस कर देंगे। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि भविष्य में जितने भी पीडीएफ है वो आपको यहीं पर मिलेंगे। स्टॉप कैसे नहीं हो रहा भाई, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आपको यहां पर मिलेंगी, क्लासेस के लिंक आपको यहां मिलेंगे, एग्जाम इन्फॉर्मेशन सब यहां पर। नीचे वाला पार्ट वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। सेशन कैसा लगा, अब तक डे 1 से जो बच्चा पढ़ रहा है ईमानदारी से कमेंट जरूर करना कि आप इन 88 डेज के अंदर आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ। 2 दिन और बचे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशन रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।